देश का दुश्मन नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान है या गरीबी है? किसी को फ्री का सिलेंडर दे दो, किसी को 5 किलो अनाज दे दो, वोट ले लो और कह दो कि देखिए जनता ने हम पर भरोसा जता दिया। संदीप जी, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन 1.5 मिनट में आपका तीसरा इंटरवेंशन था। हाँ। तो गुरु, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, देश का दुश्मन नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान है या गरीबी है? संदीप जी, हम आपके आभारी हैं कि आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और निश्चित रूप से गरीबी चुनौती आज की नहीं है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय ही महात्मा गांधी ने कहा था कि हम पॉलिटिकल रूप से तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारे 7 लाख गांव में रहने वाले भाई और बहन आज भी पराधीन हैं। आज भी उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तो ये गरीबी का जो विषय, ये आज का नहीं है, 1947 के बाद का, पहली बात। दूसरा, संदीप जी, आप एक सर्वे का जिक्र कर रहे थे और आपने खुद भी कहा कि उस सर्वे में करीब 2 लाख लोगों से बातचीत की गई, 2 लाख का सैंपल साइज था। एक आंकड़ा है और मुझे लगता है कि जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जो सबसे बड़ा सर्वे, सबसे ट्रस्टेड और टेस्टेड सर्वे जो इस देश में है, वो चुनाव होते हैं। चुनाव में जो देश की जनता है, और देश की जनता के विवेक पे हमें पूरा भरोसा है। देश की जनता सब देखती है, आकलन करती है, एनालिसिस करती है और देश के डेमोक्रेटिक डीएनए को लगातार पिछले 70 वर्षों से स्ट्रांग करते आ रही है। इसी देश की जनता ने 2019 में हमारी जन कल्याणकारी नीतियों के वजह से, गरीबी उन्मूलन को जो हमने क्षेत्र में काम किया था उसके वजह से 2014 की तुलना में 2019 में 4 करोड़ अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा जताया था। तो ये 4 करोड़ जो अधिक हमें मतदान हुआ, सपोर्ट हुआ, और ये एक आंकड़ा है 2 लाख का। ये पहली बात है। तो हर सर्वे सच बोलता हो, ये सर्वे की वेरासिटी पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से हर सर्वे की कुछ ना कुछ भूमिका होती है। लेकिन सबसे ट्राइड, टेस्टेड और नीति आयोग का सर्वे था गुरु। चलिए, प्राइस के सर्वे को आप नहीं मान रहे, नीति आयोग का जो सर्वे था उसमें जो हमारे अन्नदाता, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, दरअसल उनकी प्रतिदिन की आय 27 रुपए है। ये तो सरकार का आंकड़ा था। ये अपने आप में कहानी बयां नहीं करता, एक बहुत ही दुखद कहानी। संदीप जी, हम आ रहे थे उस पे। देखिए, जो मैंने कहा कि सबसे इफेक्टिव, ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड सर्वे जो होता है वो देश के चुनाव होते हैं, और कमोबेश ये देश की जनता ने बार बार दिखाया है। मतलब चुनाव सफलतापूर्वक हम मुकम्मल कर दें तो देश में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बहुमत दे दी, अब वो मैं आप पर आरोप नहीं, मैंने 1971 का जिक्र किया, गरीबी हटाओ नारे का, इंदिरा गांधी का। गरीबी नहीं हटी है इस देश से। तो चुनाव आएंगे, किसी को फ्री का सिलेंडर दे दो, किसी को 5 किलो अनाज दे दो, वोट ले लो और कह दो कि देखिए जनता ने हम पर भरोसा जता दिया। संदीप जी, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन 1.5 मिनट में आपका तीसरा इंटरवेंशन था। हाँ। ये मैं अपनी बात रख देता हूं। सत्ता पक्ष को आपने बुलाया है, सत्ता पक्ष का काम है आलोचना सुनना, सत्ता पक्ष का काम है आलोचना के अनुसार जवाब देना। तो थोड़ा मुझे जवाब देने का बिना हस्तक्षेप के समय देंगे तो ठीक रहेगा। मैंने सुना आपको, और निश्चित रूप से हमारे देश का जो सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है वो हमारी डेमोक्रेसी, वो हमारे चुनाव है। तो आखिरकार कारण क्या है? आखिरकार 4 करोड़ अधिक भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा जता रहे, उसके पीछे कारण क्या है? संदीप जी, मैं बिहार से आता हूं और आप बिहार को, ग्रामीण क्षेत्रों को भली भांति जानते हैं। मेरे दादाजी जब तक जीवित थे वो सुबह शौचालय को मैदान कहते थे कि हम जरा मैदान होके आ रहे हैं, और वो मैदान लिटरली मैदान होता था, शौचालय नहीं हुआ करता था। तो शौचालय, ये दादाजी की पीढ़ी के बाद वर्तमान में आज जब 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, तो शौचालय के बनने से जो एक सम्मान और अस्मिता का भाव पैदा हुआ है उसको समझने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, और इसे अन्यथा मत लीजिएगा। आपने मैदान की बात की, और केसी त्यागी साहब कहेंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे। केसी त्यागी और मैं जिस इलाके से आते हैं, हमारे यहाँ कहना होता था कि जंगल जा रहे हैं, जंगल होने जा रहे हैं कह दीजिए, या जंगल जा रहे हैं, तो मतलब मैं सुबह अपना पेट साफ करने खेतों में जा रहा हूं, ये होता था। मैंने किया है खुद। हाँ। और संदीप जी, आप और हम संवेदनशील हैं, इसलिए हमारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि हम नेशनल टेलीविजन पे इस विषय पे चर्चा करें। इस विषय पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि शौचालय पे बात होनी चाहिए, और उस शौचालय के फलस्वरूप महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण में इजाफा होता है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं नहीं, इससे गरीबी दूर होती है क्या? मैं इन चीजों को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं,
जो आपकी नीतियां हैं, शौचालय बन रहे हैं, अरे कम से कम बनने तो लगे, कम से कम सिलेंडर मिलने लगा। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं मूल में जा रहा हूं। गरीबी हट रही है क्या? या जी शौचालय दे दिया, आप जंगल नहीं जा रहे या मैदान में नहीं जा रहे, लेकिन 53% अगर आमदनी में गिरावट हो रही है आम आदमी के, तो क्या यह चिंता का सबब नहीं होना चाहिए हर राजनीतिक दल ही नहीं, सभ्य समाज के लिए भी? संदीप जी, आप मुझे समय देते हैं, उस समय के साथ थोड़ा न्याय करिए ना। मतलब थोड़ा समय जो मेरे कोटे का है उसमें भी आप ही बोलिएगा तो हम क्या बोलेंगे संदीप जी? हम आ रहे थे, थोड़ी पृष्ठभूमि बता रहे थे हम कि दादा की पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी में क्या बदलाव हुआ है। आपने कहा रोटी और कपड़ा की बात, रोटी कपड़ा और मकान की बात। जब मकान की बात करते हैं तो 3 करोड़ आवास नहीं बने हैं क्या? जब रोजगार की बात करते हैं तो 29.5 करोड़ लोगों को मुद्रा के द्वारा लोन नहीं दिया गया है क्या? और जब 29.5 करोड़ लोगों को मुद्रा के द्वारा लोन दिया गया है, उसमें से 50% हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। जब 29.5 करोड़ लोन की बात करते हैं तो उसमें से 60% हमारी माताएं और हमारी बहनें हैं। तो ये बात होनी चाहिए। लेबर की बात करते हैं, असंगठित क्षेत्रों में, आप अर्थशास्त्र को भली भांति जानते हैं, आप अर्थशास्त्र से परिचित हैं, लगभग 94% जो हमारा वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे रेडी वाले आते हैं, पटरी वाले आते हैं। जब हम गरीबों की बात करते हैं तो गरीबों की कल्पना क्या है संदीप जी? गरीबों की कल्पना यही है ना, जिस गरीब के पास शौचालय नहीं था, जो रेडी और पटरी लगाने को मजबूर था, तो रेडी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से भी सशक्त करना है। ये आज से पहले किसी ने सोचा ही नहीं। तो इस पे बात होनी चाहिए। ये पर तादाद क्यों बढ़ रही है? अभी भी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और आप बिहार से आते हैं और आप प्राइस का आंकड़ा नहीं मानते, तो मैं नीति आयोग का एक और आंकड़ा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आंकड़ा बताना चाहूंगा। 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे है ना बिहार में, सरकार कह रही है। पर आप लगातार 3 बार से सरकार बना रहे हैं, तो आप कहें कि कोई दिक्कत नहीं है। चुनावी जीत इस बात का पैमाना कैसे हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है? संदीप जी, नीतियों की बात करते हैं, नीतियों के माध्यम से आंकड़े हैं, लाइज मोर लाइज स्टेटिस्टिक्स, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन आंकड़ों के आधार पे जब जन समर्थन हम प्राप्त करते हैं, और ये सर्वांगीण विकास की बात हो रही है संदीप जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात, पहले कांग्रेस के लोग तो कहते थे पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। किसने कहा था? ये मानसिक स्थिति है, ये कांग्रेस के लोगों ने कहा था, कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी कहा था। और गरीबी को संदीप जी, अगर किसी ने भली भांति अनुभव किया है, गरीब पिछड़ा समाज में जो पैदा हुआ है, वो आज की तारीख में इस देश का प्रधानमंत्री है। और वही देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर के अपने पहले भाषण में कहता है कि जो मेरी सरकार है ये गरीबों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, वंचितों की है। वो समझता है कि शौचालय की पीड़ा क्या होती है। वो समझता है कि हमारे गांव में उज्ज्वला के माध्यम से 9 करोड़ हमारी माताओं को और बहनों को इलाज मिला है। गरीबी का हल फ्रीबीज है। गरीबी का फ्रीबीज नहीं है, गरीबी का मतलब सशक्तिकरण है। जब आप 29.5 करोड़ लोगों को लोन दे रहे हैं मुद्रा के माध्यम से संदीप जी, और ये नारा दे रहे हैं कि नौकरी देने वाले बनेंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे, तो ये 29.5 करोड़ तो लोग, ये जो 29.5 करोड़ लोगों को तो अप्रैल 2021 से पहले मिल गया था ना मुद्रा लोन, तो 53% आमदनी क्यों घट रही है? तो संदीप जी, मैं तो उसका उपाय बता रहा हूं ना मैं आपको। अगर आमदनी घट रही है, और ये आमदनी 2 लाख लोगों का सैंपल सर्वे है, मैं 2 लाख और फिर 42,000, हाँ 2 लाख और 42,000 का, और हमें 2019 में 4 करोड़ देशवासियों ने समर्थन दिया था, वोट दिया था अपना। मैं उसको सबसे अच्छा सर्वे मानता हूं। मैं दूसरे सर्वे पे तो आप चुनावी जीत को सबसे अच्छा पैमाना मानते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सुप्रिया श्रीनेत, इन आंकड़ों में एक और खास बात है। खास बात यह कि जो सबसे अमीर 20% तबका है, उसकी जो आमदनी है 1995 के मुकाबले, 1995 में 50.2% उनके पास देश की संपत्ति थी, वो बढ़कर अब 56.3% हो गई है। और जो 20% सबसे गरीब हैं इस देश में, उनके पास 5.9% देश की संपत्ति थी, वो घटकर 3.3 हो गई है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, चुनावी चर्चा नहीं होती है। धन्यवाद शो कर बुलाने के लिए और इस विषय पर शो करने के लिए। मैं 2 चीजें आपका डायरेक्ट सवाल जवाब देने से पहले रखना चाहती हूं दर्शकों के सम्मुख। प्रतिशत कितना घटा कितना बढ़ा, ये सब बेमानी है। 5 साल में 53% घटने का मतलब है कि 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों की आमदनी आधी हो गई है।
मोटा मोटा यही है। 53% घटना मतलब 15 करोड़ जो 20% परिवार देश के सबसे गरीब हैं उनकी आय आधी हो गई है। उसके बाद जो निम्न वर्ग मध्य, आपने सही बोला था, 32% कम हुई है और मध्यम वर्ग की 9% कम हुई है। तो मोटा मोटा 60% इस देश की आय पिछले 5 वर्षों में घट गई है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि 2005 से 2015 यूपीए के शासनकाल के दौरान इसी 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों की आमदनी 183% बढ़ी थी और आपने सही कहा 10% उसमें 2 साल मोदी सरकार के भी हैं, 2014-15, 2015-16। मैं आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूं इसीलिए। नो फाइनेंशियल ईयर 2005 टू फाइनेंशियल ईयर 2016 10 साल मोटे मोटे उसमें यूपीए सरकार के, ठीक है 2 साल उसमें मोदी सरकार के, उसके बाद तो डिमोनेटाइजेशन हो गया था, याद करिए। मैं यहां पर दूसरी बात करना चाहती हूं और यह जरूरी है इस बात को समझना, इस 20% में भी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो शहर में रहने वाले गरीब परिवार हैं। तो शहर की जो गरीबी है वो और तानकर और सीना चढ़कर बोल रही है गांव की गरीबी से ज्यादा। क्यों? क्योंकि गांव में मनरेगा रहा, जिसको मोदी जी हमारी विफलता का प्रमाण कहते थे, वो संजीवनी साबित हुआ। आज इस देश में अर्बन पॉवर्टी के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत है, एक न्याय जैसी स्कीम की जरूरत है। मैं एक बात आपके सामने और कहना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है। अगर एक गणना करी जाए, एक सिंपल कैलकुलेशन किया जाए, तो जिस तरह की कहीं आय बढ़ी और कहीं आय घटी है, तो 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों से, प्रत्येक गरीब परिवार से अगर आप 1.5 लाख रुपए लेकर सबसे अमीर 5 करोड़ परिवारों को दे दीजिएगा, वही हुआ है। क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, रसोई गैस का दाम बढ़ा, जीएसटी बढ़ी, लेकिन क्या घटा? कॉर्पोरेट टैक्स घटा। तो दिक्कत की बात यह है कि नीति, नियम और कानून अमीरों के लिए बनाए गए हैं और वो सर्वविदित है, अब वो दिख रहा है उसका प्रभाव। तो ये काम तो बहुत पहले से शुरू हुआ ना। 1971 में, 1971 से पहले 1969 में क्या हुआ था सुप्रिया? राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, प्रिवी पर्सेस अबॉलिश कर दिए गए कि जी समानता लाएंगे, समाजवाद पर बड़ा जोर होने लगा। नई आर्थिक नीतियां, उदारीकरण कब से वो शुरू होने लगी और ये पाट ये खाई और बढ़ती चली गई ना। गरीब के लिए तो सिर्फ ये बताना कि जी आपको गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, इसे ही सफलता का पैमाना माने जाने लगा ना। गरीब तो गरीब रहा। देती हूं नहीं, नो यू आर रॉन्ग देयर। मैं आपको उसका जवाब देती हूं। उसका सिंपल सा एक जवाब है कि पहली बार देश के सबसे गरीब परिवारों में 1995 से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद, इकोनॉमिक उदारीकरण के बाद पहली बार गरीबों की आय कम हुई है। यह न्यू इंडिया में करके दिखा दिया मोदी जी ने, जो उदारीकरण के बाद नहीं हुआ था। 1995 से पहली बार आय का कम होना मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। और मैं एक बात और भी डंके की चोट पे कहना चाहती हूं, मैं अब किसी को कोरोना के पीछे नहीं छुपने दूंगी, क्योंकि दिक्कत तो कोरोना काल के पहले से शुरू हो गई थी। हमारी जीडीपी की दर 8.2% से घट के 4.1% कोरोना के बहुत पहले हो चुकी थी। बेरोजगारी कोरोना के पहले 45 साल की चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। तो कोरोना के पीछे मत छुपिए। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि एक बजट आने वाला है, उस बजट का केंद्र बिंदु क्या होगा? क्या इस अमीरों और गरीबों की खाई को पाटा जाएगा? क्या लोगों की जेब में पैसा डाला जाएगा? क्या 15 करोड़ गरीब परिवारों की मदद करी जाएगी, या अभी भी नीति, नियम और कानून दलाल स्ट्रीट के लिए? यही तो उसी की तो बानगी दिखती है ना। एक मिनट सुप्रिया, केसी त्यागी बानगी तो यही दिखती है ना। अब चुनाव में जी दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है या नहीं, इस पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। अरे ये सुरसा जैसे मुंह बाय खड़ी है गरीबी, आम आदमी को निगलती जा रही है, इस पर बात नहीं होती। इस पर बात होती है जी फ्री में हमने ये दे दिया। फ्री में देने से गरीबी हटी है? अब तक हट पाई इस देश में से? लागू होनी चाहिए पूंजीवाद के जरिए, पूंजीवादी नीतियों के जरिए। भी फेल हो गई। सुप्रिया जी सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र की ज्ञाता हैं। जो सबसे बड़ा बैंक था वहां का, वो फेल हो गया। कई लाख लोगों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। तो पूंजीवादी फेल हुआ, समाजवादी फेल हुआ, तो पूंजीवादी फेल हुआ। लेकिन संदीप जी, मेरी चिंता ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा, तो 1949 में उनकी एक चेतावनी है
जो स्वतंत्र भारत के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सुनाना जरूरी है। यदि हमने आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों में तेजी नहीं दिखाई तो राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उखड़ जाएंगी और इस संविधान को लोग तार कर। एक दूसरा, देश के अंदर पहली बार जब डॉक्टर लोहिया पार्लियामेंट में आए तो पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में आया और उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मैं बहुत आदर करता हूं, वो मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े बनाने वाले थे। लेकिन जो प्रगति थी असमानता की और गरीबी की जो हालत थी उस पर उन्होंने डॉक्टर लोहिया ने पहले नॉन कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 आना रोज पर हिंदुस्तान की 3 आना रोज पर 1963 2/3 आबादी गुजारा करती है। उन्होंने अशोक मेहता को बुलाया, वो भी सोशलिस्ट थे, हम लोगों के बीच में से कांग्रेस में चले गए थे जैसे श्रीनेश जी चली गई हैं। तो उन्होंने बुला के कहा कि भी ये डॉक्टर लोहिया गलत नहीं कहते, मेरे साथ रहे हैं। डॉक्टर लोहिया कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल के साथ विदेश विभाग के इंचार्ज थे। डॉक्टर लोहिया ने आके जब ज्यादा जिद की तो पंडित नेहरू ने कहा भी 3 आने नहीं, मेरी जानकारी है 15 आने। फिर जब ज्यादा बहस हुई तो पता लगा कि 7.5 आना रोज। तो जो आज ने आपने सवाल उठाया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस चुनाव के मौके पे कब्रिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और जिन्ना और धर्म युद्ध और ये इससे हटकर के ये बहस हुई। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये जो देश में नक्सलवाद है ये क्या है? ये कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके पास कोई जरिया ही नहीं है। एक रिपोर्ट और आई है, वो भी अपने उसमें जोड़ लीजिए आप, कि देश की आधी आबादी की संपत्ति 66,230 रुपए प्रति व्यक्ति है। एक कमरा नहीं बनता हमारे गांव में और आपके गांव में, और गुरुजी के गांव में तो 2 कमरे बन सकते हैं गुरु प्रकाश जी के यहाँ। और मध्यम वर्ग की जो है जिसकी संख्या 20 करोड़ के पास है, उसके पास 7,29,000 प्रति वर्ष की संपत्ति है। मैं कहना चाहता हूं कि बहस को यूपीए वर्सेस कांग्रेस ना करें। ना मैं तो प्राथमिकताओं की बात कर रहा हूं केसी त्यागी साहब, कि गरीबी हटाने के नाम पर 2-4 रेवड़ियां दे दो चुनाव से पहले, उससे गरीबी हटेगी क्या? आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? सालों से नहीं, ठीक है आपकी बात, मैं मानता हूं। नहीं, कुछ राहत के काम जो हुए हैं अगर वो भी ना होते, प्रधानमंत्री का अगर मुफ्त राशन योजना ना होता 80 करोड़ लोग क्या खाते? आवास योजना, आयुष्मान भारत, पेंशन योजना, मैं गुरु प्रकाश की सारी योजनाओं की तारीफ करते हुए कहना चाहता हूं कि जो उदारीकरण है जिसके प्रवक्ता मेरे मित्र सरदाना जी बैठे हुए हैं, ये है देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला। समृद्धि के कुछ टापू बने जिसको हमने आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र मान लिया। और मुझे माफ करेंगे सुप्रिया जी, ये जो 1991 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अब वो वक्त आ गया है जिसका सदियों से इंतजार था, तो इन नीतियों के जरिए प्राइवेटाइजेशन हुआ, इस नीतियों के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, पीपीपी मॉडल हुए, गरीब गरीब हुए, अमीर अमीर हुए। नहीं, यहां पर केसी त्यागी साहब, पाकिस्तान की 1 मिनट के लिए और रोक रहा हूं। पाकिस्तान की इतनी बात करते हैं, लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी हकीकत भी हमें कबूलनी होगी, तभी हम कॉस्ट करेक्शन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को मैं तो रोग स्टेट मानता हूं, चर्चा बेमानी है पाकिस्तान की करना। लेकिन जब हम ताल ठोकते हैं और जन कल्याणकारी नीतियों की बात करते हैं, हम ये नहीं भूल सकते कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान से भी बदतर हैं, बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, भूटान से भी, श्रीलंका से भी। 119 देशों में 102वां नंबर है हमारा। हम पाकिस्तान से भी बदतर हैं, और मैं संदीप जी सुप्रिया जी से कहना चाहता हूं, 1989 में जो योजना आयोग था उसमें लकड़वाला कमेटी बनी थी जिसने माना था कि देश में 27% आदमी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं। आप मेरे से ज्यादा विद्वान हैं, आप जानती हैं गरीबी की सीमा रेखा के नीचे न पूरी कैलोरी मिलती है, न पूरा खाना मिलता है। एक दूसरा, 2005 में तेंदुलकर कमेटी बनी,
उसने कहा 37.2% आदमी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। ये मोदी जी नहीं थे, ये गुरु प्रकाश की सरकार नहीं थी, और न आपकी सरकार की गलतियां, ये है उदारीकरण। तीसरा, 2012 में सी रंगराजन कमेटी बनी, उसने माना कि ये तेंदुलकर से भी ज्यादा लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं, और 2011 के बाद गिनती होनी बंद हो गई गरीबी की सीमा रेखा की। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है मनोज सिंह काका। पाकिस्तान बड़ा दुश्मन है, चीन बड़ा दुश्मन है, ये खामखा की राजनीतिक बहस के कोई मायने हैं क्या? क्या ये आम आदमी से जुड़ी बहसें हैं? देखिए, आपका जो सवाल है, और मैं आपको साधुवाद ही नहीं देना चाहूंगा, बल्कि पूरे देश भर के 130 करोड़ लोग आपको देखते हैं और बहुत संजीदा आप बहस करते हैं, और हमेशा जो आम आदमी के जीवन के जरूरी सवाल हैं उस पर सवाल आप करते हैं। आपने ठीक कहा, और आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कोई मुल्क और जो हमारी वो सामरिक समस्या है उसको देश देखे, और जो लोग केंद्र में हैं देखें, सारे राजनीतिक दलों का सुझाव लेके देखें, लेकिन ठीक है कि हम अंदर क्या हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना रहे हैं। और जब आपने एक वैश्विक संस्था ऑक्सफैम की अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है कि देश में 84% लोगों की आमदनियां घटी हैं और अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़ के 142 हो गई। संदीप जी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जहां तक हम लोग समझते हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मांग आधारित अर्थव्यवस्था है, निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। मैं उस विश्लेषण में नहीं जा रहा हूं मनोज, बीच में रोक रहा हूं, मैं उस विश्लेषण में नहीं जा रहा हूं। मेरा सवाल ये है, ये प्राथमिकताएं तो राजनीतिक जमात तय करेगी ना, या दरअसल राजनेताओं की आमदनी में तो जबरदस्त इजाफा होता है, और वो तो आप सभी के जो एफिडेविट आप दाखिल करते हैं उसमें साफ जाहिर होता है कि राजनेताओं की आमदनी बढ़ती रहती है। कुछ आप रेवड़ियां बांट देंगे, आपका राजनीतिक स्वार्थ है क्या कि गरीब गरीब रहे, कि कुछ छोटी मोटी चीजें दे देंगे, वोट मिल जाएगी और बाकी अपनी आमदनी में हो जाएगा इजाफा? नहीं, सवाल रेवड़ी का नहीं है। सवाल यह है कि जब आय की असमानता लगातार बढ़ती आ रही है, जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, दुनिया भर के संस्थानों की रिपोर्ट है, तो किस तरह से गरीब को और स्वावलंबी बनाया जाए, गरीब के हाथ कौन रोड मैप दिखा रहा है? रोड मैप है आपके पास? हाँ, समाजवादी पार्टी के पास तो कम से कम रोड मैप है। समाजवादी पार्टी के तो जो